क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सामने वाला इंसान ना तो पूरी तरह छोड़ रहा है और ना ही पूरी तरह अपना रहा है? वो कभी पास आता है, कभी दूर चला जाता है, कभी केयर दिखाता है, कभी सडनली इग्नोर करने लगता है, और आप हर दिन इसी कंफ्यूजन में जीते रहते हो। आखिर वो चाहता क्या है? यही होता है मिक्स्ड सिग्नल्स का सबसे डेंजरस गेम। ये गेम बाहर से सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी मेंटल पीस और आपकी इमोशनल एनर्जी तीनों को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। आप उसे छोड़ भी नहीं पाते और वो आपको अपनाता भी नहीं। कभी वो आपको उम्मीद देता है, कभी वही उम्मीद तोड़ देता है, और आप हर बार सोचते हो शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, ये शायद आपको आगे नहीं बढ़ने देता। ये आपको बस वहीं रोक कर रखता है, इमोशनली स्टोइक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्स्ड सिग्नल्स के 6 असली कारण, यानी वो 6 साइकोलॉजिकल रीजंस जिनकी वजह से कोई इंसान आपको ना छोड़ता है ना अपनाता है। ये वीडियो आपको सिर्फ ये नहीं बताएगी कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, बल्कि ये भी सिखाएगी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ताकि आप कमज़ोर नहीं बल्कि मेंटली स्ट्रांग बनकर निकलो। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हो जहां क्लैरिटी नहीं है, पीस नहीं है और सिर्फ कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी रीज़न वही है जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वहीं से उनका सबसे बड़ा इमोशनल नुकसान शुरू होता है। पार्ट 1, रीज़न नंबर 1, अटेंशन विदाउट कमिटमेंट। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीज़न क्यों कोई इंसान आपको ना छोड़ता है ना अपनाता है, वो है अटेंशन, बिना कमिटमेंट के। साफ शब्दों में कहें तो उसे आपको खोना नहीं है, लेकिन वो आपको पाना भी नहीं चाहता। उसे बस ये अच्छा लगता है कि आप वहाँ हो, अवेलेबल हो, इमोशनली कनेक्टेड हो, और जब उसे ज़रूरत पड़े वो आपको एक्सेस कर सके। लेकिन जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्लैरिटी की या फ्यूचर की, वहीं वो पीछे हट जाता है। यही होता है मिक्स्ड सिग्नल्स का असली खेल। वो आपको मैसेज करेगा, फिर कुछ दिन गायब रहेगा। वो आपको मिस करने की बातें करेगा, लेकिन आपको प्रायोरिटी नहीं बनाएगा। वो जेलस भी होगा, लेकिन आपको अपना भी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए पर कमिटमेंट नहीं चाहिए। साइकोलॉजी कहती है कि कुछ लोग रिश्तों में इसलिए नहीं फंसते क्योंकि उन्हें रिश्ता नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए कि उन्हें कंफर्ट बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। उन्हें ये फीलिंग चाहिए कि कोई उन्हें चाहे, उन्हें ये सेटिस्फैक्शन चाहिए कि कोई उनके लिए वेट करे, उन्हें ये ईगो बूस्ट चाहिए कि कोई उनके बिना आगे ना बढ़े। लेकिन वो खुद किसी के लिए रुकना नहीं चाहते। यानी वो चाहते हैं आप इन्वेस्ट करो, आप इमोशनली जुड़ो, आप उम्मीद रखो, लेकिन वो खुद सिर्फ ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं। यही वजह है कि वो आपको पूरी तरह छोड़ते नहीं। अगर वो आपको पूरी तरह छोड़ देंगे तो उन्हें वो अटेंशन नहीं मिलेगी, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो वैलिडेशन नहीं मिलेगा जो आप अभी दे रहे हो। और अगर वो आपको पूरी तरह अपना लेंगे तो उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्लियर होना पड़ेगा, और शायद कुछ और ऑप्शंस छोड़ने पड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं? वो बीच में लटकाए रखते हैं, न पूरी तरह हाँ, न पूरी तरह ना। ये स्टेट आपके लिए टॉर्चर बन जाती है, लेकिन उनके लिए कन्वीनियंस। अब ज़रा अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या वो तब ज़्यादा एक्टिव होता है जब आपको लगता है कि आप दूर जा रहे हो? क्या वो तब सडनली केयरिंग बन जाता है जब आप उसे इग्नोर करना शुरू करते हो? अगर हाँ, तो समझ लो वो आपको चाहता नहीं, वो बस आपको खोना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। चाहना मतलब होता है आपकी लाइफ में जगह बनाना, आपको प्रायोरिटी देना, आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचना। लेकिन आपको खोना ना चाहना मतलब होता है आपको बैकअप की तरह रखना, आपको इमोशनल सेफ्टी नेट की तरह इस्तेमाल करना, और जब मन हो तब आपके पास लौट आना। ये बिहेवियर अक्सर उन लोगों में दिखता है जो खुद अंदर से इनसिक्योर होते हैं, या जिन्हें अकेले रहना डराता है, या जिन्हें हमेशा किसी न किसी से अटेंशन चाहिए। ऐसे लोग खुद को अकेला नहीं देख सकते, लेकिन वो किसी के साथ फुली कमिटेड भी नहीं रह सकते। तो वो क्या करते हैं? वो कई लोगों को इमोशनली हुक में रखते हैं। आप उनमें से एक हो सकते हो। और सबसे डेंजरस बात यह है कि वो आपको इंटेंशनली चोट पहुंचाने नहीं सोचते, लेकिन उनका ये कंफ्यूज्ड बिहेवियर आपको अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि आप हर दिन यही सोचते रहते हो, अगर वो केयर करता है तो साथ क्यों नहीं आता? अगर वो साथ नहीं आना चाहता तो छोड़ क्यों नहीं देता? आखिर वो चाहता क्या है? और यही कन्फ्यूजन आपकी मेंटल पीस खा जाती है। अब एक और संगीत डीप ट्रूथ समझो। जो इंसान आपको सच में चाहता है, उसे आपको खोने का डर होता है।
और जो इंसान आपको सिर्फ अटेंशन के लिए रखता है, उसे बस इतना डर होता है कि उसका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब ना हो जाए। इसलिए वो आपको पूरी तरह जाने भी नहीं देता और पूरी तरह पास भी नहीं आने देता। वो आपको जस्ट इनफ देता है ताकि आप रुके रहो, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी उम्मीद, लेकिन कभी भी इतना नहीं कि आप सिक्योर महसूस कर सको। यही है ब्रेड क्रमिंग का खेल। छोटे छोटे इमोशनल क्रम्स फेंकते रहना ताकि आप रिलेशनशिप के इल्यूजन में फंसे रहो। अब सवाल यह है, इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? आपका। क्योंकि आप क्लैरिटी चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप इमोशनल पीस चाहते हो, और वो आपको सिर्फ अनसर्टेनिटी दे रहा है। आप धीरे धीरे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हो, आप वेट करने लगते हो, आप एडजस्ट करने लगते हो, आप सोचने लगते हो शायद वो बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान आपको सिर्फ अटेंशन के लिए रखता है वो तब तक नहीं बदलेगा जब तक उसे लगेगा कि वो आपको बिना कमिट किए भी रख सकता है। यही कारण है कि स्टोइक माइंडसेट यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, जिस चीज़ पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उसे पकड़कर मत बैठो, और जिस इंसान में क्लैरिटी नहीं है उससे क्लैरिटी की उम्मीद मत रखो। अगर कोई आपको हाफ वे रख रहा है तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, और बिना रिस्पेक्ट के कोई भी रिश्ता कभी हेल्दी नहीं हो सकता। इसलिए रीज़न नंबर 1 को एक लाइन में समझ लो, वो आपको इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसे आपकी अटेंशन चाहिए, और वो आपको इसलिए नहीं अपनाता क्योंकि उसे कमिटमेंट नहीं चाहिए। और जब तक आप ये गेम खेलने देते रहोगे वो यही करता रहेगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे रीज़न नंबर 2 की, जो और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें सामने वाला सिर्फ कंफ्यूज नहीं होता, वो अंदर से इमोशनली ब्रोकन भी हो सकता है, और उसी टूटीपन की कीमत आप चुका रहे होते हो। पार्ट 2, रीज़न नंबर 2, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कंट्रोल खोने का डर। अब समझो दूसरा बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से कोई इंसान आपको ना छोड़ता है ना अपनाता है, वो है कंट्रोल खोने का डर। कुछ लोग रिलेशनशिप को प्यार की तरह नहीं देखते, वो उसे पावर की तरह देखते हैं। उन्हें ये अच्छा लगता है कि कोई उनके लिए वेट कर रहा है, कोई उनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, कोई उनके मूड के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। ये उन्हें एक फीलिंग देता है, मेरे हाथ में सब कुछ है। और जैसे ही उन्हें लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप इमोशनली डिटैच हो रहे हो, आप आगे बढ़ सकते हो, वहीं उनका डर शुरू हो जाता है। डर ये नहीं कि वो आपको खो देंगे, डर ये होता है कि वो आप पर अपना कंट्रोल खो देंगे। यही वजह है कि वो आपको पूरी तरह छोड़ते नहीं। अगर वो आपको छोड़ देंगे तो आप फ्री हो जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आप किसी और के साथ खुश हो सकते हो, और ये थॉट उनके ईगो को हर्ट करता है। लेकिन वो आपको पूरी तरह अपनाते भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपनाने का मतलब होता है आपको बराबरी देना, आपको चॉइस देना, आपको फ्रीडम देना, और उन्हें रिलेशनशिप में इक्वालिटी नहीं चाहिए, उन्हें अपर हैंड चाहिए। यही होता है कंट्रोल गेम। वो कभी कभी बहुत केयरिंग बन जाते हैं, वो कभी कभी बहुत कोल्ड हो जाते हैं, वो कभी आपको स्पेशल फील कराते हैं और कभी आपको इग्नोर कर देते हैं। ये सब रैंडम नहीं होता, ये एक पैटर्न होता है। जब आप ज़्यादा क्लोज हो जाते हो वो दूर हो जाते हैं, जब आप दूर जाने लगते हो वो फिर पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हमेशा अनसर्टन रहो, कंफ्यूज्ड रहो, इमोशनली डिपेंडेंट रहो। अनसर्टनिटी इंसान को वीक बनाती है, और वीक इंसान को कंट्रोल करना आसान होता है। अब ज़रा सोचो, अगर कोई इंसान आपको क्लियर आंसर दे दे, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, या नहीं मैं नहीं हूँ, तो आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी, और क्लैरिटी आते ही आप अपने डिसीजंस खुद लेने लगोगे। या तो आप कमिट करोगे या आप मूव ऑन कर जाओगे। दोनों ही सिचुएशंस में उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसलिए वो आपको बीच में लटकाए रखते हैं, ना पूरी तरह हाँ ना पूरी तरह ना, बस इतना कनेक्शन बनाए रखते हैं कि आप इमोशनली जुड़े रहो। ये बिहेवियर अक्सर उन लोगों में दिखता है जो अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं लेकिन बाहर से बहुत डोमिनेंट दिखते हैं। उन्हें रिलेशनशिप में प्यार नहीं चाहिए, उन्हें पावर चाहिए। उन्हें ये फीलिंग चाहिए कि ये इंसान मेरे बिना अधूरा है। और जब आप किसी के बिना अधूरा महसूस करने लगते हो तो आप अननोइंगली उसे अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दे देते हो। वो डिसाइड करता है आप कब खुश रहोगे, कब दुखी रहोगे, कब उम्मीद करोगे और कब टूटोगे। अब एक और बिटर ट्रूथ समझो, जो इंसान आपको सच में चाहता है वो आपको फ्री देखना चाहता है, इवन विदाउट हिम। लेकिन जो इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है वो आपको डिपेंडेंट देखना चाहता है, विदाउट कमिटिंग। यही फ़र्क है लव और कंट्रोल में। लव में सेफ्टी होती है, कंट्रोल में इनसिक्योरिटी होती है। लव में क्लैरिटी होती है, कंट्रोल में कन्फ्यूजन होता है।
लव में रिस्पेक्ट होती है, कंट्रोल में सिर्फ एडवांटेज होता है। ऐसे लोग अक्सर ये लाइंस बोलते हैं, अभी सिचुएशन सही नहीं है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, थोड़ा टाइम दो, देखते हैं आगे क्या होता है। ये सब सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन अगर ये बातें महीनों सालों तक चलती रहें तो समझ लो ये डीले नहीं, स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी ये कि आप रुके रहो, आप उम्मीद करते रहो, आप खुद को एडजस्ट करते रहो और वो बिना कुछ खोए सब कुछ पाले। अटेंशन, केयर, सपोर्ट, इमोशनल बैकअप। स्टोइक फिलॉसफी यहाँ एक सिंपल रूल देती है, जो इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती वहाँ प्यार सिर्फ एक इल्यूजन होता है। अब अपने एक्सपीरियंस से जोड़कर देखो, क्या वो तब अपसेट हो जाता है जब आप किसी और से बात करते हो? क्या वो तब जेलस हो जाता है जब आप अपनी लाइफ एंजॉय करते हो? क्या वो तब सडनली स्वीट बन जाता है जब उसे लगता है कि आप उससे दूर जा रहे हो? अगर हाँ, तो वो आपको खोने से नहीं, वो आपको अपने कंट्रोल से बाहर जाने से डरता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वो नहीं चाहता कि आप किसी और के हो जाओ, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि आप पूरी तरह उसके हो जाओ। वो आपको एक ग्रे जोन में रखना चाहता है, जहाँ आप उसके हो लेकिन वो आपका ना हो। यही मिक्स्ड सिग्नल्स का असली ट्रैप है, और इस ट्रैप में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का। आप धीरे धीरे खुद को छोटा करने लगते हो। आप सोचने लगते हो, शायद मुझ में ही कमी है, शायद मुझे और समझदार बनना चाहिए, शायद मुझे और वेट करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, हेल्दी रिश्ता कभी भी कंट्रोल और कन्फ्यूजन पर नहीं टिकता। हेल्दी रिश्ता टिकता है क्लैरिटी, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल चॉइस पर। अगर कोई इंसान आपको चॉइस नहीं दे रहा और खुद भी क्लियर नहीं हो रहा, तो वो रिश्ता नहीं बना रहा, वो बस आपको होल्ड करके रख रहा है। और स्टोइक माइंडसेट यही कहता है, जिस जगह तुम्हारी फ्रीडम नहीं है वो जगह तुम्हारी नहीं है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे रीज़न नंबर 3 की, जहां सामने वाला ना सिर्फ कंट्रोल चाहता है बल्कि वो खुद अपने पास से इतना डैमेज्ड होता है कि वो किसी को भी पूरी तरह अपना ही नहीं पाता, और उसकी उस इमोशनल डैमेज की कीमत आप चुका रहे होते हो। पार्ट 3, रीज़न नंबर 3, इमोशनल बैगेज, पास्ट का बोझ। कई बार सामने वाला इंसान आपको ना छोड़ता है ना अपनाता है, क्योंकि वो खुद अंदर से इमोशनली ब्रोकन होता है। उसका आज आपके साथ जो बिहेवियर है वो हमेशा आपके बारे में नहीं होता। अक्सर वो उसके पास्ट वुंड्स, उसके फेल्ड रिलेशनशिप्स और उसके ट्रस्ट इश्यूज़ का रिजल्ट होता है। कुछ लोग बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो अभी भी किसी पुराने धोखे, किसी पुराने हार्ट ब्रेक या किसी पुराने नुकसान में फंसे रहते हैं। और जब कोई इंसान अंदर से टूटा होता है तो वो दो चीज़ें एक साथ चाहता है। एक तरफ उसे कनेक्शन चाहिए, उसे अकेलापन नहीं चाहिए, उसे कोई चाहिए जिससे वो बात कर सके, जुड़ा रह सके, फील कर सके कि कोई है। लेकिन दूसरी तरफ उसे कमिटमेंट से डर लगता है, क्योंकि कमिटमेंट का मतलब होता है फिर से रिस्क लेना, फिर से भरोसा करना और फिर से चोट लगने का चांस। तो वो क्या करता है, वो बीच में अटक जाता है। वो आपको पास रखता है ताकि उसे अकेलापन ना लगे, लेकिन वो आपको पूरी तरह अपना नहीं पाता, क्योंकि उसे डर लगता है कि फिर से टूट जाएगा। यही रीज़न है कि ऐसे लोग कभी बहुत क्लोज हो जाते हैं और कभी अचानक बहुत दूर चले जाते हैं। एक दिन वो आपको फ्यूचर के सपने दिखाएंगे, दूसरे दिन वो कहेंगे मुझे टाइम चाहिए। एक दिन वो आपको स्पेशल फील कराएंगे, दूसरे दिन वो इमोशनली अनअवेलेबल हो जाएंगे। ये इनकंसिस्टेंसी रैंडम नहीं होती, ये उनके अंदर चल रही लड़ाई का रिफ्लेक्शन होती है। उनका दिल चाहता है कि वो आगे बढ़े, उनका डर चाहता है कि वो पीछे हट जाए, और इस फाइट के बीच में फंस जाते हो तुम। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, हर इमोशनली डैमेज्ड इंसान बैड नहीं होता। कई लोग सच में हर्ट होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं और खुद भी नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उनकी कंफ्यूजन आपकी मेंटल पीस तोड़ने लगती है, जब उनका पास्ट आपके प्रेजेंट को रूइन करने लगता है, जब उनके डर की कीमत आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से चुकाने लगते हो। ऐसे लोग अक्सर ये बातें कहते हैं, मुझे टाइम चाहिए, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं अभी हील कर रहा हूँ, मुझे रिलेशनशिप से डर लगता है। ये बातें कुछ समय तक समझ में आती हैं, लेकिन अगर ये स्टेट महीनों या सालों तक चलती रहे तो ये हीलिंग नहीं होती, ये इमोशनल लिम्बो बन जाता है, जहाँ आप अटके रहते हो और वो भी अटके रहते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि आपकी लाइफ रुकी रहती है और वो बिना कमिटमेंट के भी आपकी प्रेजेंस एंजॉय करता रहता है।
अब सोचो, अगर कोई इंसान सच में हील करना चाहता है तो वो या तो पूरी ऑनेस्टी के साथ रिलेशनशिप से बाहर निकलेगा या फिर पूरी ऑनेस्टी के साथ अंदर आएगा। लेकिन जो इंसान आपको बीच में लटका कर रखता है वो असल में अपना दर्द ठीक नहीं कर रहा, वो बस अपने दर्द से डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहा है। और कई बार वो डिस्ट्रैक्शन आप बन जाते हो। आप उसकी बात सुनते हो, आप उसे समझते हो, आप उसे सपोर्ट देते हो, आप उसके मूड स्विंग्स हैंडल करते हो। धीरे धीरे आप उसकी इमोशनल क्रच बन जाते हो। लेकिन क्रच कभी डेस्टिनेशन नहीं होता, क्रच बस सहारा होता है। और जब इंसान थोड़ा ठीक महसूस करने लगता है तो वो क्रच छोड़ भी सकता है। यही सबसे पेनफुल सच है। आप सोचते हो कि आप उसकी हीलिंग का हिस्सा हो, लेकिन कई बार आप बस उसकी टेम्पररी कंफर्ट होते हो। और क्योंकि वो अंदर से डरता है वो आपको पूरी तरह छोड़ भी नहीं पाता, और क्योंकि वो अभी रेडी नहीं है वो आपको पूरी तरह अपना भी नहीं पाता। तो वो क्या करता है, वो आपको होल्ड करता है जैसे कोई सेफ्टी नेट। अगर उसकी लाइफ में सब ठीक चल रहा हो तो वो थोड़ा दूर हो जाता है, अगर वो फिर से अकेला या वीक महसूस करे तो वो आपके पास वापस आ जाता है। ये बिहेवियर उसके लिए अनकॉन्शियस हो सकता है, लेकिन आपके लिए ये इमोशनली ड्रेनिंग होता है। आप हर दिन यही सोचते रहते हो, आज वो कैसा रहेगा, आज वो क्लोज होगा या डिस्टेंट, आज मैं सेफ फील करूंगा या कंफ्यूज्ड। और ये कंफ्यूजन आपकी इनर स्टेबिलिटी को धीरे धीरे खा जाती है। स्टोइक माइंडसेट यहाँ एक बहुत क्लियर बात कहता है, आप किसी और के टूटे हुए टुकड़ों से अपना घर नहीं बना सकते। अगर कोई इंसान खुद हील्ड नहीं है तो वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकता। वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी केयरिंग क्यों ना दिखे, अगर वो अंदर से ब्रोकन है और हेल्प लेने को तैयार नहीं है तो उसका डैमेज इवेंचुअली आपको भी हर्ट करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर वुंडेड इंसान को छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपको अपनी बाउंड्रीज और अपनी मेंटल हेल्थ को पहले रखना चाहिए। आप हीलर बनकर किसी के साथ रह सकते हो, लेकिन सैक्रिफाइस बनकर नहीं। आप सपोर्ट दे सकते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अगर कोई इंसान सच में आपको चाहता है तो वो अपने डर के बावजूद आपके लिए स्टैंड लेगा, वो क्लैरिटी लाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो चाहे रीज़न उसका पास्ट हो या उसका पेन, आपको ये मानना पड़ेगा कि अभी वो आपको वो नहीं दे सकता जो आप डिज़र्व करते हो। और यही रीज़न नंबर 3 है, वो आपको इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसे आपका साथ अच्छा लगता है, और वो आपको इसलिए नहीं अपनाता क्योंकि वो अपने पास्ट के डर से बाहर नहीं निकल पाया है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे रीज़न नंबर 4 की, जहां सामने वाला सिर्फ डर या पेन से नहीं बल्कि अपनी ईगो और ऑप्शंस की वजह से आपको बीच में लटकाए रखता है। और वो रीज़न बहुत ज़्यादा कॉमन भी है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी। पार्ट 4, रीज़न नंबर 4, ईगो और ऑप्शंस का गेम। कई बार कोई इंसान आपको ना छोड़ता है ना अपनाता है क्योंकि वो प्यार में नहीं, अपनी ईगो और ऑप्शंस के खेल में फंसा होता है। उसके लिए रिश्ता एक इमोशनल बॉन्ड नहीं होता, उसके लिए रिश्ता एक स्टेटस सिंबल होता है, एक ऐसी चीज़ जो ये साबित करे कि देखो मेरी लाइफ में लोग हैं जो मुझे चाहते हैं। ऐसे लोगों को अकेले रहने से ज़्यादा डर नहीं लगता, उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी वैल्यू कम ना हो जाए। उन्हें ये जानकर अच्छा लगता है कि उनके पास चॉइसेस हैं, कि वो किसी एक पर डिपेंड नहीं है, और आप कई बार उन्हीं चॉइसेस में से एक बन जाते हो। वो आपको छोड़ता नहीं क्योंकि अगर वो आपको छोड़ देगा तो उसके ऑप्शंस कम हो जाएंगे, और वो आपको अपनाता नहीं क्योंकि अगर वो आपको अपना लेगा तो उसे बाकी ऑप्शंस छोड़ने पड़ेंगे। यही है ईगो का ट्रैप। उसका ईगो चाहता है कि उसे ये फील हो मेरे पास लोग हैं, मेरे पास चॉइस है, मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ, चाहूँ तो रह सकता हूँ। लेकिन किसी एक इंसान के लिए पूरी तरह खड़े होना उस ईगो को अनकंफर्टेबल कर देता है। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट का मतलब होता है एक डिसीजन लेना, एक डायरेक्शन चुनना और बाकी सब कुछ छोड़ देना। और ईगो को डिसीजन से डर लगता है क्योंकि डिसीजन लेने का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ऐसे लोग अक्सर बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो वैलिडेशन हंग्री होते हैं। उन्हें बार बार ये फील करना होता है कि वो डिज़ायरेबल हैं, कि लोग उन्हें चाहते हैं, कि उनकी डिमांड है। इसलिए वो आपको क्लोज रखते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे इमोशनल कनेक्शन भी बनाते हैं, लेकिन वो आपको कभी वो पोजीशन नहीं देते जो एक कमिटेड पार्टनर को मिलती है। क्योंकि अगर वो आपको वो पोजीशन दे देंगे तो उन्हें बाकी लोगों की अटेंशन छोड़नी पड़ेगी, और यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। अब ज़रा अपने एक्सपीरियंस से जोड़कर देखो, क्या वो तब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जब उसे लगता है कि कोई और आपकी लाइफ में आ रहा है? क्या वो तब ज़्यादा पोजेसिव हो जाता है जब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट दिखने लगते हो? क्या वो तब सडनली स्वीट बन जाता है जब उसे लगता है कि आप सच में दूर जा सकते हो? अगर हाँ, तो ये प्यार नहीं है, ये ईगो रिएक्शन है।
वो आपको खोने से नहीं डरता, वो ये खोने से डरता है कि कोई और उसकी जगह ले ले। ये बहुत सटल फ़र्क है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्क है। प्यार में इंसान कहता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ईगो में इंसान सोचता है मैं अपनी जगह किसी और को क्यों लेने दूँ। यही वजह है कि वो आपको होल्ड करता है लेकिन कमिट नहीं करता। वो चाहता है कि आप उसके ऑप्शन बने रहो, लेकिन वो नहीं चाहता कि आप उसकी फाइनल चॉइस बनो। ऐसे लोग अक्सर ये बातें बोलते हैं, मैं अभी सेटल नहीं होना चाहता, मैं अभी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे अभी खुद पर फोकस करना है। ये लाइंस अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन अगर ये लाइंस आपको रोक कर रख रही हैं, अगर ये लाइंस आपको ईयर्स तक वेट करवा रही हैं, तो समझ लो ये सेल्फ ग्रोथ नहीं, ये अवॉइडेंस है। Avoidance of commitment, avoidance of responsibility, avoidance of choosing one person। और इस अवॉइडेंस की कीमत आप चुकाते हो। आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, आप इमोशनली अटैच्ड रहते हो, आप उम्मीद करते रहते हो, और वो मीनवाइल अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। ये इम्बैलेंस धीरे धीरे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है। आप सोचने लगते हो क्या मैं इनफ नहीं हूँ, क्या मुझ में कुछ कमी है, क्या मैं उसे कन्विंस नहीं कर पा रहा। लेकिन सच्चाई ये है, इशू आपकी वैल्यू का नहीं है, इशू उसके ईगो और फियर ऑफ लिमिटिंग ऑप्शंस का है। कुछ लोग इसीलिए कमिट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि कमिटमेंट से उनकी फ्रीडम चली जाएगी। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एक इंसान चुन लिया तो वो कुछ खो देंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते कि हर चॉइस में कुछ छोड़ना पड़ता है, और हर चीज़ को ओपन रखना अक्सर किसी भी चीज़ को डीप नहीं बनने देता। स्टोइक माइंडसेट यहाँ बहुत क्लियर है। जो इंसान हर दरवाज़ा खुला रखना चाहता है वो कभी किसी एक कमरे में शांति से नहीं बैठ पाता। अगर कोई आपको सिर्फ ऑप्शन की तरह रख रहा है तो वो आपको उस रिस्पेक्ट से कभी नहीं देखेगा जिस रिस्पेक्ट की आप डिज़र्व करते हो। वो आपको तब याद करेगा जब उसका ईगो हर्ट होगा। वो आपको तब ढूंढेगा जब उसे वैलिडेशन चाहिए होगा। लेकिन वो आपको तब चूज़ नहीं करेगा जब उसे सच में स्टैंड लेना पड़ेगा। और यही सबसे पेनफुल सच है। वो आपको इसीलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसका ईगो चाहता है कि आप उसके पास रहो, और वो आपको इसीलिए नहीं अपनाता क्योंकि वो अपने ऑप्शंस छोड़ना नहीं चाहता। यही रीज़न नंबर 4 है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे रीज़न नंबर 5 की, जहां सामने वाला ना सिर्फ ईगो और ऑप्शंस के कारण उलझा होता है, बल्कि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला इंसान होता है, जो हर चीज़ हाफ वे रखना चाहता है ताकि उसे कभी भी फुल आंसर ना देना पड़े। पार्ट 5, रीज़न नंबर 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, कमिटमेंट का डर। कुछ लोग आपको ना छोड़ते हैं ना अपनाते हैं क्योंकि वो असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं। उन्हें रिश्ता चाहिए लेकिन रिश्ता निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। उन्हें कनेक्शन चाहिए लेकिन उसके साथ आने वाली अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। उन्हें प्यार की फीलिंग चाहिए लेकिन उस प्यार के लिए स्टैंड लेने का करेज नहीं चाहिए। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ, मैं रिलेशनशिप टाइप इंसान नहीं हूँ, मुझे टाइम चाहिए, अभी मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है। सुनने में ये बातें ऑनेस्ट लगते हैं, लेकिन अगर इनका एंड कभी नहीं आता तो समझ लो ये कन्फ्यूजन नहीं, ये एस्केप है। एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्केप फ्रॉम डिसीजंस, एस्केप फ्रॉम रियलिटी। ये लोग लाइफ को एक कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं जहां उन्हें इमोशनल सपोर्ट तो मिले लेकिन कोई उनसे कुछ एक्सपेक्ट ना करे। अगर आप खुश हो वो आपके साथ है, अगर आप अपसेट हो वो थोड़ा दूर हो जाते हैं। अगर सिचुएशन ईजी है वो प्रेजेंट है, अगर सिचुएशन टफ है वो गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जब चीज़ें मुश्किल हों तब भी खड़े रहना, और यही चीज़ उन्हें डराती है। ऐसे लोगों के लिए रिश्ता एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है, लेकिन एक ड्यूटी नहीं है। और जब रिश्ता सिर्फ फीलिंग बन जाता है तो जैसे ही फीलिंग अनकंफर्टेबल होती है वो इंसान पीछे हट जाता है। यही वजह है कि वो आपको पूरी तरह छोड़ते नहीं, क्योंकि छोड़ने का मतलब होता है एक फाइनल डिसीजन लेना, और वो डिसीजन से डरते हैं। लेकिन वो आपको पूरी तरह अपनाते भी नहीं, क्योंकि अपनाने का मतलब होता है आपके साथ खड़े होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो बीच का रास्ता चुनते हैं, ना हाँ ना ना, बस देखते हैं। और ये देखते आपके लिए महीनों और सालों का इंतज़ार बन जाता है। अब ज़रा सोचो, क्या वो फ्यूचर की बातों से बचता है? क्या वो सीरियस टॉपिक्स पर जोक बना देता है? क्या वो प्लानिंग से अनकंफर्टेबल हो जाता है? क्या वो हमेशा चीज़ों को फ्लो पे छोड़ देना चाहता है? अगर हाँ, तो समझ लो वो कमिटमेंट से नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता है। क्योंकि कमिटमेंट का मतलब होता है आपकी नीड्स को सीरियसली लेना, आपकी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देना, आपके साथ मुश्किल वक्त में भी खड़े रहना, और ये सब आसान नहीं होता।
ईजी तो ये है कि थोड़ा पास आओ, थोड़ा दूर जाओ, जब अच्छा लगे तब कनेक्ट करो और जब हैवी लगे तब गायब हो जाओ। यही बिहेवियर इमोशनली इमेच्योर लोगों का होता है और इमोशनल इमेच्योरिटी का सबसे बड़ा साइन यही है। वो कंफर्ट चाहता है लेकिन ग्रोथ नहीं चाहता। ग्रोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, ग्रोथ एफर्ट से आती है, ग्रोथ सैक्रिफाइस से आती है, लेकिन वो सिर्फ वो पार्ट चाहता है जो अच्छा फील कराए, ना कि वो पार्ट जो उसे चेंज होने पर मजबूर करे। स्टोइक माइंडसेट यहाँ एक बहुत हार्ड लेकिन क्लियर बात कहता है। जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है वो किसी को भी स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, सबसे पहले खुद को भी नहीं। आप ऐसे इंसान के साथ रहकर हमेशा ये होप रखते रहोगे कि शायद इस बार वो सीरियस हो जाएगा, शायद इस बार वो समझ जाएगा, शायद इस बार वो बदल जाएगा। लेकिन चेंज तब आता है जब इंसान खुद डिसाइड करता है कि वो अब हाफ लाइफ नहीं जिएगा। जब तक वो डिसीजन नहीं लेता तब तक वो आपको भी हाफ वे ही रखेगा, और हाफ वे रिश्ता धीरे धीरे आपकी पूरी एनर्जी खा जाता है। आप एडजस्ट करते जाते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हो, आप खुद को समझाते जाते हो, और वो बस आराम से उसी जगह रहता है क्योंकि उसे उस जगह सेफ लगता है। अब एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ समझो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर कोई कभी ना कभी डरता है, हर कोई कभी ना कभी कंफ्यूज होता है, लेकिन जो इंसान सच में केयर करता है वो अपने डर के बावजूद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और जो इंसान बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है वो असल में आपको ये बता रहा होता है कि वो अभी भी बॉय मोड या गर्ल मोड में जी रहा है, अडल्ट चॉइसेस लेने के लिए रेडी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि वो आपके लिए वो इंसान नहीं है जो आपको स्टेबिलिटी दे सके। और यही रीज़न नंबर 5 है। वो आपको इसीलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वो डिसीजन नहीं लेना चाहता, और वो आपको इसीलिए नहीं अपनाता क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। अगले और आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे रीज़न नंबर 6 की, जो सबसे अनकंफर्टेबल सच है, क्योंकि वहाँ बात सामने वाले की नहीं बल्कि आपकी पोजीशन की भी होती है इस पूरे डायनामिक में। पार्ट 6, रीज़न नंबर 6। आप खुद इस गेम का हिस्सा बन चुके हो, योर पोजीशन इन द डायनामिक। अब तक हमने बात की सामने वाले की, उसके फियर, ईगो, पास्ट, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की आदत। लेकिन अब एक ऑनेस्ट और थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल पूछना ज़रूरी है। वो आपको क्यों बीच में लटकाए रखने में सक्सेसफुल है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी इस गेम को चलने दिया है। ये बात सुनने में हार्श लग सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। कोई भी इंसान आपको तब तक हाफ वे नहीं रख सकता जब तक आप खुद हाफ वे रहने को एक्सेप्ट नहीं करते। आप हर बार उसके मिक्स्ड सिग्नल्स को एक्सप्लेन करने लगते हो, आप हर बार उसके कंफ्यूजिंग बिहेवियर को जस्टिफाई करने लगते हो, आप हर बार सोचते हो शायद वो बदल जाएगा, शायद उसे टाइम चाहिए, शायद वो डर रहा है, और धीरे धीरे आप अपनी स्टैंडर्ड्स नीचे करते जाते हो, अपनी नीड्स दबाते जाते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एडजस्ट करते जाते हो। यही वो पॉइंट है जहां आप सिर्फ विक्टिम नहीं रहते, आप अननोइंगली उस डायनामिक का हिस्सा बन जाते हो। सामने वाला सीख जाता है कि वो आपको क्लैरिटी दिए बिना भी रख सकता है, वो आपको कमिट किए बिना भी अटेंशन पा सकता है, वो आपको अनसर्टेन रख कर भी आपको खोए बिना चला सकता है। और ये सब इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि आप वहाँ अवेलेबल रहते हो। अब एक डीप ट्रूथ समझो, लोग वही बिहेवियर रिपीट करते हैं जो उन्हें रिजल्ट देता है। अगर कोई इंसान आपको हाफ ट्रीटमेंट देता है और फिर भी आप वहीं रहते हो, तो उसके दिमाग में ये पैटर्न सेट हो जाता है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही रुका रहेगा। यही रीज़न है कि वो आपको ना छोड़ता है ना अपनाता है, क्योंकि उसे दोनों का फ़ायदा मिल रहा है। अब यहाँ ईगो की बात नहीं है, यहाँ बात है बाउंड्रीज़ की। हेल्दी रिश्ता वहाँ शुरू होता है जहाँ आप ये डिसाइड करते हो मैं क्या एक्सेप्ट करूँगा और क्या नहीं। अगर आपकी बाउंड्री ये है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और फिर भी आप बिना इन तीनों के रुके रहते हो, तो आप खुद अपनी बाउंड्री तोड़ रहे हो। और जब आप खुद अपनी बाउंड्री तोड़ते हो तो सामने वाला उसे क्यों रिस्पेक्ट करेगा? स्टोइक माइंडसेट यहाँ बहुत साफ बोलता है, लोग तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना रिस्पेक्ट तुम खुद को देते हो। अगर आप खुद को सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हो तो दुनिया भी आपको वही पोजीशन देगी। अब जरा अपने बिहेवियर को देखो, क्या आप हर बार उसके वापस आने पर सब कुछ भूलकर फिर से स्टार्ट कर देते हो? क्या आप हर बार उसकी थोड़ी सी अटेंशन कर फिर से इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हो? क्या आप हर बार ये सोचकर रुक जाते हो कि कम से कम वो पूरी तरह गया तो नहीं? अगर हाँ, तो समझ लो आप अननोइंगली उसे ये सिग्नल दे रहे हो कि तुम मुझे मिनिमम देकर भी रख सकते हो। और जब कोई इंसान ये सीख जाता है तो वो कभी मैक्सिमम क्यों देगा? अब ये बात ब्लेम की नहीं है, ये अवेयरनेस की बात है। कई बार हम डर की वजह से रुक जाते हैं, डर कि कहीं वो चला गया तो,
डर कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, डर कि शायद इससे बेटर कोई नहीं मिलेगा, और यही डर हमें लो स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन यहाँ एक पावरफुल ट्रूथ है, जिस दिन आप कम एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो, उसी दिन गेम बदलना शुरू हो जाता है। या तो सामने वाला आपको सीरियसली लेना शुरू करेगा या फिर वो चला जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए जीत है। क्यों? क्योंकि पहली सिचुएशन में आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, क्लैरिटी, रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, और दूसरी सिचुएशन में आप उस इमोशनल लिम्बो से बाहर निकल जाओगे जो आपको अंदर से स्लोली किल कर रहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको चूज करे, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप हाफ लव एक्सेप्ट करोगे या नहीं। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कंफ्यूजन में जियोगे या क्लैरिटी में। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कन्वीनियंस बनकर रहोगे या प्रायोरिटी बनोगे। और जैसे ही आप ये डिसीजन लेते हो, पूरा डायनामिक शिफ्ट होने लगता है। कई बार सामने वाला तभी सीरियस होता है जब उसे लगता है कि अब वो आपको एज यूजुअल नहीं पा सकता, और कई बार वो चला जाता है क्योंकि उसे सिर्फ एज यूजुअल ही चाहिए था। दोनों केसेस में आप जीतते हो क्योंकि आप फाइनली अपनी पावर वापस ले लेते हो। यही रीज़न नंबर 6 है। वो आपको इसलिए ना छोड़ता है ना अपनाता है क्योंकि आपने उसे ये पोजीशन दी हुई है कि वो बिना क्लैरिटी, बिना कमिटमेंट भी आपको रख सकता है। लेकिन जिस दिन आप ये पोजीशन बदल देते हो, या तो वो बदलता है या कहानी ख़त्म हो जाती है, और दोनों ही हालात में आप फाइनली फ्री हो जाते हो। मिक्स्ड सिग्नल्स का गेम तब तक चलता है जब तक दोनों साइड्स को उससे कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। सामने वाले को मिलता है अटेंशन, कंट्रोल, ऑप्शंस, कंफर्ट, और आपको मिलता है होप। लेकिन होप पर जीने वाला रिश्ता कभी स्टेबिलिटी नहीं देता। स्टोइक रूल याद रखो, जहाँ क्लैरिटी नहीं है वहाँ मत रुको, क्योंकि जो इंसान आपको सच में चाहता है वो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखेगा। वो आपको चूज़ करेगा क्लियरली, ओपनली, रिस्पॉन्सिबली। और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा तो शायद वो आपकी लाइफ में लेसन है, डेस्टिनेशन नहीं। अगर आप इस वीडियो के किसी भी पार्ट में खुद को देख पाए हो, अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि कोई इंसान आपको ना छोड़ता है ना अपनाता है और आप उसी कन्फ्यूजन में अटके हुए हो, तो आज की ये वीडियो आपको एक ही बात याद दिलाने के लिए थी। आप किसी की कन्वीनियंस नहीं हो, आप किसी का बैकअप ऑप्शन नहीं हो। आप एक इंसान हो और आप क्लैरिटी, रिस्पेक्ट और कमिटमेंट डिजर्व करते हो। याद रखो, मिक्स्ड सिग्नल्स प्यार नहीं होते, वो सिर्फ इमोशनल कन्फ्यूजन होते हैं। और जो इंसान आपको सच में चाहता है वो आपको कभी भी डाउट में नहीं रखेगा, वो आपको कभी भी हाफ वे नहीं रखेगा, वो आपको क्लियरली चूज करेगा, वर्ड्स में भी, एक्शंस में भी। स्टोइक रूल सिंपल है, जहाँ पीस नहीं है वहाँ रुकना मत, और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ खुद को छोटा मत बनाओ। आज अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप अब हाफ लव एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अब कन्फ्यूजन में नहीं जियोगे, आप अब क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करोगे, तो यकीन मानो, या तो सामने वाला बदल जाएगा या आपकी लाइफ से वो चैप्टर बंद हो जाएगा, और दोनों ही हालात में आप जीतोगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को कहीं ना कहीं टच कर गई है तो इसे लाइक ज़रूर करना, ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुँचे। और अगर आप ऐसे ही रियल, ऑनेस्ट, नो बुलशिट रिश्तों और लाइफ से जुड़े ट्रूथ सुनना चाहते हो तो दक्ष की पायु चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में ज़रूर बताना, क्या आप कभी ऐसे मिक्स्ड सिग्नल्स वाले रिश्ते में फंसे हो, और अगर हाँ तो आपने क्या सीखा। याद रखो, आप किसी के गुलाम नहीं हो। जब कोई इंसान किसी रिश्ते से निकलता है तो ज़्यादातर मामलों में वो दुख में नहीं होता, वो अहंकार में होता है। उसे अंदर ही अंदर लगता है कि उसने बहुत बड़ा और सही फैसला लिया है। उसे लगता है कि अब वो आज़ाद है। उसे लगता है कि अब उसे किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। उसे लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी पहले से बेहतर होने वाली है। उस समय उसे आपकी कमी महसूस नहीं होती, उस समय उसे सिर्फ अपनी आज़ादी दिखती है। लेकिन समय बहुत चालाक होता है, वो धीरे धीरे इंसान को सच्चाई दिखाता है। कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने बीतते हैं, नई जगह, नए लोग, नई बातें। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन फिर असली ज़िंदगी सामने आने लगती है। सामने वाला इंसान नोटिस करने लगता है कि कोई उसकी बात उतनी ध्यान से नहीं सुनता जितना आप सुनते थे। कोई उसकी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करता जितनी आप करते थे। कोई उसके मूड को देखकर ये नहीं समझ पाता कि वो अंदर से ठीक है या नहीं। तब उसे पहली बार हल्का सा एहसास होता है कि कुछ तो मिसिंग है। शुरुआत में वो इस एहसास को इग्नोर करता है। सामने वाला खुद से कहता है कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की आदत हो गई है, शायद ये बस आदत की वजह से लग रहा है।
सब ठीक है, लेकिन दिल झूठ ज़्यादा दिन नहीं मानता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि आपके साथ रहने का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं था, बल्कि सुरक्षित महसूस करना था। आप उसके लिए वो इंसान थे जिसके सामने वो कमज़ोर भी हो सकता था, जिसके सामने वो थक सकता था, जिसके सामने वो बिना मास्क के रह सकता था। अब जब वो किसी और के साथ होता है तो उसे बातें तो मिल जाती हैं, लेकिन वैसा सुकून कभी नहीं मिलता। उसे हंसी तो मिल जाती है, लेकिन वैसी शांति नहीं मिलती। उसे अटेंशन तो मिल जाती है, लेकिन आपके जैसा उसके लिए फ़िक्र करने वाला इंसान नहीं मिलता। और यहीं से तुलना शुरू हो जाती है। सामने वाला अनजाने में हर किसी की तुलना आपसे करने लगता है। वो इंसान सोचता है कि ये दूसरा आया हुआ इंसान आपकी तरह समझदार क्यों नहीं है, ये दूसरा इंसान आपकी तरह उसका ख्याल क्यों नहीं रखता, ये दूसरा इंसान आपकी तरह उसके लिए खड़ा क्यों नहीं होता। सामने वाला खुद से ये सवाल पूछता है, भले ही किसी को बताए या ना बताए। उसे याद आने लगता है कि जब वो परेशान होता था तो आप बिना कहे समझ जाते थे। जब वो चुप हो जाता था तो आप कारण पूछते थे। जब वो टूटने लगता था तो आप उसे संभालते थे। तब उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि आप साधारण नहीं थे, आप परफेक्ट नहीं थे, लेकिन दिल से सच्चे थे। उसके लिए आपकी फीलिंग सच्ची थी, और ये बात किसी भी रिश्ते में हीरे से भी अनमोल होती है। उस समय उसे समझ आता है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने एक ऐसा रिश्ता खोया जहां उसे सच में अपनापन महसूस होता था। सामने वाला सोचने लगता है कि शायद मैंने जल्दी फैसला कर लिया, शायद मैंने चीज़ों को गलत तरीके से देखा, शायद मैंने उसकी वैल्यू समझी ही नहीं। लेकिन अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं होता, इसलिए सामने वाला ये बात किसी को नहीं बताता। वो इंसान बाहर से स्ट्रॉन्ग बना रहता है, वो सोशल मीडिया पर खुश दिखता है, लेकिन अंदर से एक खालीपन बढ़ता जाता है। रात को जब वो अकेला होता है तब आपके साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। आपकी आवाज़, आपका हंसना, आपका गुस्सा, आपकी केयर, सब कुछ धीरे धीरे दिमाग में चलने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि आप उसके लिए ऑप्शन नहीं थे, आप वो आधार थे जिस पर सब टिका हुआ था। आप वो इंसान थे जिसने उसके बुरे वक्त में भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। आप वो इंसान थे जिसने उसकी कमियों के साथ भी उसे अपनाया। और जब ये समझ आने लगती है तब अहंकार दरकने लगता है। उसे महसूस होता है कि जिसे वो कमज़ोर समझ रहा था, असल में वही सबसे मजबूत इंसान था। जिसे वो बस ऑप्शन समझ रहा था, असल में वही सबसे कीमती था। यहीं से पछतावे की असली शुरुआत होती है। पछतावा इसलिए नहीं होता कि आप चले गए, पछतावा इसलिए होता है कि उसने हमेशा से आपको हल्के में लिया। पछतावा इसलिए होता है कि उसने उस प्यार को खो दिया जो बिना शर्त उसके लिए था। और यही वो समय होता है जब उसे आपकी असली कीमत समझ आने लगती है। जब उसे समझ आता है कि दूसरा इंसान बस आपकी जगह ले सकता है, लेकिन वो दूसरा इंसान आपकी कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। और ये एहसास ज़िंदगी का सबसे भारी एहसास होता है। नंबर 2, जब उसे नई जगह वैसी खुशी नहीं मिलती। जब कोई रिश्ता तोड़कर जाता है तो अक्सर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है। सामने वाला सोचता है कि मुझे इससे बेहतर मिल जाएगा। उसे लगता है कि बाहर की दुनिया में और ज़्यादा समझने वाला, और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा परफेक्ट इंसान उसका इंतज़ार कर रहा है। उसे लगता है कि जो कमी उसे आप में दिख रही थी वो किसी और में पूरी हो जाएगी। शुरुआत में उसे सच में ऐसा ही महसूस होता है। नई जगह नया अटेंशन मिलता है, नई बातचीत में नया उत्साह होता है, नई शुरुआत में एक तरह की चमक होती है। वो सोचता है, देखा, मैंने सही फैसला लिया, यहाँ तो मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, ये रिश्ता ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सच्चाई ये है कि शुरुआत में हर चीज़ अच्छी लगती है। नई किताब का हर पन्ना इंटरेस्टिंग लगता है, नई दोस्ती में हर बात गहरी लगती है, नई मोहब्बत में हर एहसास अलग लगता है। मगर असली परीक्षा समय लेता है। कुछ हफ्तों या महीनों बाद जब एक्साइटमेंट कम होने लगती है और असली स्वभाव सामने आने लगता है, तब उसे फर्क महसूस होने लगता है। उसे दिखने लगता है कि यहाँ बातें तो मीठी है, लेकिन वैसी फीलिंग नहीं है जो आपके साथ होने पर थी। ये अटेंशन तो है, लेकिन रिस्पेक्ट उतना नहीं है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि जो चीज़ उसे आप में साधारण लगती थी, वही असल में सबसे खास थी। आप हर दिन साथ थे, आप हर मूड में साथ थे। नई जगह उसे नोटिस करना पड़ता है कि आज बात कम क्यों हुई, आज टोन अलग क्यों है, आज बिहेवियर ठंडा क्यों है। सामने वाला सोचता है, मेरे साथ पहले ऐसा नहीं होता था। नई जगह उसे शायद तारीफ़ें मिलती हैं, लेकिन वो भरोसा नहीं मिलता जो आपने दिया था। नई जगह उसे शायद एक्साइटमेंट मिलती है, लेकिन वो शांति नहीं मिलती जो सामने वाले को आपके साथ बैठकर मिलती थी। और यहीं से तुलना शुरू हो जाती है।
सामने वाला चाहे माने या ना माने, उसका दिमाग खुद ब खुद तुलना करने लगता है। जब नई जगह जाकर उसे दर्द मिलता है तो उसे याद आता है कि आप ऐसा कभी नहीं करते थे। जब वो नया इंसान उसे इग्नोर करता है तो उसे याद आता है कि बिना बात कहे आप उसके फीलिंग्स को समझ जाते थे। ये तुलना जानबूझकर नहीं होता, ये दिल की आदत होती है। क्योंकि इंसान हमेशा उस जगह को याद करता है जहां उसे सुकून मिला हो। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसने कुछ समय की खुशी के लिए हमेशा साथ चलने वाले इंसान को छोड़ दिया, और ये रियलाइजेशन बहुत भारी होता है। सामने वाला सोचता है, क्या मैंने जल्दीबाजी कर दी? क्या मैंने छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया? जब नई जगह में रिस्पेक्ट कम मिलती है तो उसे आपकी इज्जत याद आती है। नई जगह जब बात पर अहंकार टकराता है तो उसे आपकी समझदारी और शांति याद आती है। नई जगह जब उसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो उसे वो रातें याद आती हैं जब आप उसकी बातें सुनते थे। तब उसे समझ आता है कि खुशी सिर्फ हंसने से नहीं मिलती, खुशी सच्चे भरोसे से मिलती है। और जब ये चीज़ें नई जगह नहीं मिलती तो बाहर से सब ठीक होने के बावजूद अंदर खालीपन बढ़ने लगता है। सामने वाला इंसान खुद से लड़ता है, वो मानना नहीं चाहता कि उसने गलती की, लेकिन हर बार जब नई जगह उसे निराश करती है तो आपके साथ बिताया हुआ समय उसे और साफ दिखने लगता है। धीरे धीरे वो समझता है कि हर नई चीज़ बेहतर नहीं होती। कई बार नई चीज़ सिर्फ अलग होती है लेकिन बेहतर नहीं, और यहीं से पछतावा जन्म लेता है। पछतावा इसलिए नहीं कि नई जगह बुरी है, बल्कि इसलिए कि उसने पुराने की असली कीमत देर से समझी। उसे महसूस होता है कि आपने उसे सिर्फ प्यार नहीं दिया था, आपने उसे सच्चा भरोसा दिया था, आपने उसे इमोशनल सेफ्टी दी थी, और ये दो चीज़ें हर किसी के पास नहीं होती। जब उसे ये समझ आता है तो तुलना दर्द बन जाता है, और वही दर्द धीरे धीरे पछतावे में बदल जाता है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि उसने बेटर की तलाश में बेस्ट खो दिया, तब दिल में जो खालीपन बनता है उसी का नाम पछतावा है। नंबर 3, जब वो देखता है कि आप टूटे नहीं, संभल गए। जब कोई इंसान रिश्ता छोड़ कर जाता है तो वो सिर्फ दरवाज़ा बंद करके नहीं जाता, वो अपने साथ एक उम्मीद भी लेकर जाता है। उम्मीद ये कि आप टूट जाओगे, उम्मीद ये कि आप बिखर जाओगे, उम्मीद ये कि आप उसी के आसपास घूमते रहोगे। उसे लगता है कि आप पीछे भागोगे, बार बार कॉल करोगे, लंबे लंबे मैसेज भेजोगे, रोते रहोगे, और हर बार यही कहोगे कि प्लीज़ वापस आ जाओ, क्योंकि उसके दिमाग में आपकी एक तस्वीर बनी होती है, एक ऐसे इंसान जैसी तस्वीर जो उसके बिना अधूरा है। शुरुआत में वो सच में यही सोचता है कि आपका हाल बहुत बुरा होगा। ये बातें वो इसलिए सोचता है क्योंकि वो अपने अहंकार को मजबूत करना चाहता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब समय बीतता है। कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद वो चुपचाप आपकी ज़िंदगी देखने लगता है। वो देखता है कि आप अब भी सांस ले रहे हो, आप अब भी काम पर जा रहे हो, आप अब भी हंस रहे हो, आप अब भी आगे बढ़ रहे हो। शुरुआत में सामने वाले को लगता है कि ये दिखावा कर रहा है, अंदर से तो ये टूट चुका होगा, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि आप पहले से ज़्यादा शांत दिख रहे हो। आपकी आंखों में अब वो बेचैनी नहीं है, अब आप बार बार कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप एक्सप्लेनेशंस नहीं दे रहे, आप शिकायतें नहीं कर रहे, और यही चीज़ उसके दिमाग में पहली दरार डालती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान को उसने कमज़ोर समझा था वो इतना मजबूत कैसे हो गया। वो इंसान सोचता है, ये मुझे याद क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा, ये मुझसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहा। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि आप सच में खुद पर काम कर रहे हो, आप अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिता रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को फिर से खड़ा कर रहे हो। और यही वो चीज़ है जो उसे अंदर से चुभने लगती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आप रुक जाओगे, लेकिन आप तो आगे बढ़ गए। उसे उम्मीद थी कि आप उसकी गलती अपने सिर ले लोगे, लेकिन आप तो उसकी उम्मीदों से उल्टा कर रहे हो। और जब ऐसा होता है तो उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। डर ये कि शायद मैंने गलत इंसान को छोड़ दिया। अब उसे लगने लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा थे, लेकिन अब आप उसके बिना भी ठीक हो। और ये बात अहंकार को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाती है, क्योंकि अहंकार चाहता है कि आप दुखी रहो। अहंकार चाहता है कि आप साबित करो कि उसके बिना आपकी कोई वैल्यू ही नहीं, लेकिन आप तो अपनी वैल्यू खुद बना रहे हो। आप बिना शोर मचाए बदल रहे हो, आप बिना दिखावा किए मजबूत बन रहे हो, और यही खामोश बदलाव उसे सबसे ज़्यादा परेशान करता है। सामने वाला सोचता है, अगर ये इंसान इतना मजबूत था तो मैंने इसे हल्के में क्यों लिया। वो सोचता है, अगर ये खुद को इतना संभाल सकता है तो ये मेरे साथ रहकर कितना अच्छा साथी बन सकता था। धीरे धीरे उसके अंदर पछतावा पैदा होता है। वो मानना नहीं चाहता, लेकिन उसका दिल मानने लगता है।
उसे लगने लगता है कि शायद उसने जल्दीबाजी में फैसला कर लिया, शायद उसने आपकी कद्र नहीं की, शायद उसने आपकी अच्छाइयों को नॉर्मल समझ लिया और यहीं से पछतावा जन्म लेता है। पछतावा इसलिए नहीं कि आप खुश दिख रहे हो, पछतावा इसलिए होता है कि आप उसके बिना भी खुश दिख रहे हो। क्योंकि जब आप किसी के बिना भी ठीक हो जाते हो तो सामने वाले को ये एहसास हो जाता है कि आप मजबूरी नहीं थे, आप बेस्ट चॉइस थे, और उसने वो बेस्ट चॉइस खो दी। यही एहसास उसे अंदर से धीरे धीरे तोड़ देता है और एक दिन वो खुद से कहता है, शायद मैंने जल्दी फैसला कर लिया, लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होते हो। नंबर 4, जब उसे आपकी कमी महसूस होने लगती है। पछतावा कभी एक झटके में नहीं आता, वो अचानक दरवाज़ा तोड़कर अंदर नहीं घुसता, वो धीरे धीरे बहुत शांति से इंसान के दिल में उतरता है। और ज़्यादातर मामलों में पछतावे की शुरुआत यादों से होती है, छोटी छोटी यादों से। ऐसी यादें जो पहली नज़र में मामूली लगती हैं लेकिन अंदर से बहुत भारी होती हैं। कोई पुराना गाना चल पड़ता है, वही गाना जो कभी आप दोनों साथ सुनते थे, वही गाना जो किसी सफ़र में बजा था, वही गाना जो किसी ख़ास पल से जुड़ा था। शुरुआत में वो बस गाना सुनता है, फिर अचानक उसे आपकी आवाज़ याद आ जाती है, आपका मुस्कुराना याद आ जाता है, आपका साथ बैठकर उस गाने पर रिएक्ट करना याद आ जाता है, और उसी पल उसके दिल में हल्की सी कसक उठती है। वो इंसान खुद से कहता है कि ये सब तो बीत चुका है, लेकिन उसका दिल मानता नहीं। कभी वो किसी खास जगह से गुजरता है, वही सड़क, वही कैफ़े, वही पार्क जहां आप दोनों ने वक्त बिताया था। शुरुआत में वो नज़रें फेरने की कोशिश करता है, लेकिन यादें पीछा नहीं छोड़ती। उसे याद आता है कि आप कैसे हंसते थे, आप कैसे बातें करते थे, आप कैसे छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते थे। तब उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ जगह नहीं थी, ये यादों के घर थे। कभी अचानक उसे कोई पुरानी चैट मिल जाती है, शायद फ़ोन से डेटा साफ़ करते वक्त, शायद किसी स्क्रीनशॉट में, शायद किसी नोटिफिकेशन की याद से। वो चैट खोलने से खुद को रोकना चाहता है, लेकिन उंगलियां अपने आप चल पड़ती हैं, और जैसे ही वो पढ़ता है उसका दिल भारी होने लगता है। वो देखता है कि आप कैसे केयर करते थे, आप कैसे पूछते थे कि खाना खाया, आप घर पहुंच गए, आज दिन कैसा था। तब उसे समझ आता है कि ये सिर्फ मैसेजेस नहीं थे, ये प्यार था, ऐसा प्यार जो रोज़ खुद को दोहराता था। कभी त्योहार आ जाता है, चारों तरफ रोशनी होती है, लोग अपने लोगों के साथ होते हैं, लेकिन उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा होता है। उसे याद आता है कि पहले इन दिनों में कोई था जो ख़ास महसूस कराता था, कोई था जो छोटी सी विश को भी बड़ा बना देता था। तब उसे महसूस होता है कि भीड़ में भी इंसान अकेला हो सकता है। यादें अक्सर रात में सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, जब फ़ोन साइड में रखा होता है, जब कमरे में सन्नाटा होता है, जब सोचने से बचने का कोई बहाना नहीं होता। तब आपका चेहरा उसके दिमाग में अपने आप आ जाता है। सामने वाला इंसान सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इतना अच्छा इंसान क्यों खो दिया। शुरुआत में वो खुद को समझाता है, सब ठीक है, मैं खुश हूँ, मैंने सही किया, लेकिन दिल झूठ नहीं मानता। धीरे धीरे उसे आपकी कमी महसूस होने लगती है। वो महसूस करता है कि अब कोई नहीं है जो उसकी बातें धैर्य से सुने, अब कोई नहीं है जो उसके मूड को बिना पूछे समझ ले, अब कोई नहीं है जो उसकी छोटी जीत पर भी खुश हो जाए। तब उसे समझ आता है कि आप सिर्फ एक साथ नहीं थे, आप सहारा थे। आप वो इंसान थे जिसके सामने वो इंसान कमज़ोर हो सकता था। आप वो इंसान थे जिसके सामने उसे स्ट्रांग बनने का नाटक नहीं करना पड़ता था। और जब ये एहसास आता है तो दिल धीरे धीरे मानने लगता है कि शायद मैंने गलती की। ये लाइन वो ज़ोर से नहीं बोलता, ये लाइन वो खुद से लड़ते हुए कहता है, क्योंकि अहंकार अब भी बीच में खड़ा होता है। लेकिन हर बार जब कोई याद उभरती है तब अहंकार थोड़ा और कमज़ोर हो जाता है। हर बार जब कोई गाना बजता है, हर बार जब कोई जगह दिखती है, हर बार जब कोई तारीख आती है, दिल थोड़ा और सच के करीब चला जाता है। और सच यही होता है कि आपकी कमी उसे महसूस होने लगी है। वो समझने लगता है कि कुछ लोगों की जगह किसी से बदली नहीं जा सकती, कुछ रिश्ते दोबारा वैसे नहीं मिलते, कुछ एहसास एक बार ही मिलते हैं। और जब इंसान ये समझ लेता है तब पछतावा सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, वो एक बोझ बन जाता है। और यही वो समय होता है जब उसे आपकी कमी सच में महसूस होने लगती है, जब वो दिल से मान लेता है कि शायद मैंने बहुत कीमती चीज़ खो दी। नंबर 5, जब अहंकार नीचे गिरता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो अक्सर दो दिल नहीं टूटते, एक दिल टूटता है और दूसरा दिल अहंकार में चला जाता है। जो इंसान छोड़कर जाता है उसके अंदर शुरुआत में दुख कम और अहंकार ज़्यादा होता है। उसे लगता है मैंने सही किया,
मुझे इससे भी कोई अच्छा इंसान मिलेगा। मेरे बिना सामने वाला कुछ नहीं है। ये अहंकार उसे कुछ समय तक मजबूत महसूस कराता है। वो अपने फैसले को सही साबित करता रहता है। वो खुद को समझाता रहता है कि उसने जो किया सही किया। और जब तक अहंकार ऊंचा रहता है, पछतावा दबा रहता है। वो आपकी यादों को भी अहंकार के नीचे दबा देता है। वो आपकी अच्छाइयों को भी छोटा दिखाने लगता है। वो आपके साथ बिताए पलों को भी कम अहमियत देने लगता है, क्योंकि अगर वो सच मान ले तो उसे मानना पड़ेगा कि उसने गलती की, और अहंकार गलती मानना पसंद नहीं करता। शुरुआत में उसकी ज़िंदगी ठीक लगती है। वो सोशल मीडिया पर खुश दिखता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन ज़िंदगी बहुत धीरे से खाती है। पहला झटका तब लगता है जब कोई उसकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता। कोई वादा तोड़ देता है, कोई उसे इग्नोर कर देता है, कोई उसे हल्के में ले लेता है। तब उसे पहली बार एहसास होता है कि हर कोई आपकी तरह नहीं होता। लेकिन अहंकार फिर भी कहता है, कोई बात नहीं, आगे और मिलेंगे। फिर दूसरा झटका लगता है जब वो किसी मुश्किल में होता है और उसे कोई वैसा सहारा नहीं मिलता जैसा आपको साथ पाकर मिलता था। कोई उसे ये महसूस नहीं कराता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब उसके अंदर हल्की सी खालीपन की शुरुआत होती है। लेकिन अहंकार अब भी मानने को तैयार नहीं होता। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस करता है। चारों तरफ लोग होते हैं, लेकिन दिल खाली होता है। वो हंसता है, लेकिन हंसी के पीछे थकान होती है। वो बातें करता है, लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग लगता है। यही से अहंकार कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि अहंकार तब तक ही मजबूत रहता है जब तक सब उसके हिसाब से चल रहा हो। जैसे ही जिंदगी अपने तरीके से चलने लगती है, अहंकार को चोट लगने लगती है। वो याद करने लगता है कि जब वो इंसान थक जाता था तो आप उसे कैसे संभालते थे। जब वो चुप हो जाता था तो आप कैसे पूछते थे, क्या हुआ? जब वो खुद से हारने लगता था तो आप कैसे उस पर भरोसा करते थे। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं थे, आप एक सहारा थे। और ये एहसास अहंकार को और कमज़ोर कर देता है। वो खुद से सवाल पूछने लगता है, क्या मैंने गलत किया? क्या मैंने जल्दी फैसला ले लिया? क्या मैंने सही इंसान खो दिया? ये सवाल पहले कभी उसके दिमाग में नहीं आते थे, क्योंकि पहले अहंकार उन्हें अंदर आने ही नहीं देता था। अब अहंकार के दरवाजे खुले हैं और सच्चाई धीरे धीरे अंदर आने लगी है। उसे समझ आता है कि आपने उससे कभी परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं की, आपने बस उससे हमेशा साथ होने की उम्मीद की। आपने उसकी गलतियों को भी अपनाया, आपने उसके बुरे वक्त में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। और अब जब वो पीछे देखता है तो उसे साफ दिखता है कि उसने क्या खो दिया। यही अहंकार पूरी तरह टूटने लगता है, और अहंकार के टूटते ही पछतावा जन्म लेता है। अब वो खुद से झूठ नहीं बोल पाता। अब वो ये नहीं कह पाता कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे फ़र्क पड़ रहा होता है, बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है। वो मान लेता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती की, शायद उसने उस इंसान को खो दिया जो सच में उसका अपना था। और यही वो पल होता है जब अहंकार नीचे गिरता है और सच्चाई साफ दिखाई देने लगती है। वो सच्चाई जो हमेशा से वहाँ थी, बस अहंकार की दीवार के पीछे छुपी हुई थी। और यही सच्चाई पछतावे में बदल जाती है। नंबर 6, जब सामने वाले इंसान को समझ आता है कि वापसी आसान नहीं रही। पछतावे की कई परतें होती हैं, लेकिन सबसे गहरी परत तब खुलती है जब इंसान ये समझ लेता है कि जिसे उसने खोया है वो अब आसानी से वापस नहीं मिलने वाला। शुरुआत में जब उसे आपकी याद आती है तो उसके दिमाग में एक उम्मीद रहती है। उसे ये उम्मीद रहती है कि अगर सामने वाला चाहेगा तो आप बात कर ही लोगे, अगर मन करेगा तो वो वापस चला आएगा आपके पास। ये सोच उसे थोड़ा सुकून देती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा डर खोने से नहीं लगता, बल्कि हमेशा के लिए खो देने से लगता है। लेकिन समय बहुत कुछ बदल देता है। दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं, और इस दौरान आप चुपचाप बदलते रहते हो। आप पहले जैसे नहीं रहते। आपने वो रातें देखी होती हैं जब आपने अकेले रोया होता है। आपने वो सुबह देखी होती हैं जब भारी दिल के साथ उठना पड़ा होता है। आपने वो दिन देखे होते हैं जब किसी से बात करने का मन था लेकिन कोई नहीं था। इन सब के बीच आप खुद को संभालना सीख जाते हो, आप खुद के साथ बैठना सीख जाते हो, आप खुद को समझना सीख जाते हो, आप खुद की इज्जत करना सीख जाते हो। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। उधर वो इंसान अभी भी कहीं ना कहीं पुरानी तस्वीर में ही जी रहा होता है। उसे लगता है कि आप आज भी वही हो जो उसके जाने के बाद टूट गए थे। उसे लगता है कि आप आज भी इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। आप अब इंतज़ार नहीं कर रहे होते, और जब उसे ये एहसास होता है तो उसके अंदर हलचल मच जाती है। वो आपके बारे में सोचता है कि आप बदल कैसे गए, आप इतने शांत कैसे हो गए।
अब आप उसे पहले जैसे क्यों नहीं चाहते? वो पहली बार महसूस करता है कि आपके अंदर कुछ टूटने के बाद कुछ नया बन गया है, क्योंकि अब आप उसकी ज़िंदगी में नहीं हैं। पहले आप उसके लिए जीते थे, अब आप अपने लिए जीने लगे हो। पहले आपकी दुनिया का केंद्र वो था, अब आपकी दुनिया का केंद्र आप खुद हो, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा चुभती है। कभी कभी वो सोचता है कि आपको मैसेज करे, लेकिन फिर उसे डर लगता है। डर इस बात का कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो, अगर आपने ठंडा जवाब दिया तो, अगर आपने साफ कह दिया कि अब देर हो चुकी है तो। ये डर इसलिए आता है क्योंकि अब उसे समझ आ गया होता है कि पावर शिफ्ट हो चुका है। पहले पावर उसके हाथ में थी, अब पावर आपके हाथ में है, और ये बदलाव उसके लिए पचाना बहुत मुश्किल होता है। उसे याद आता है कि कभी आप उसके एक मैसेज पर सब कुछ छोड़कर आ जाते थे, कभी आप उसकी एक कॉल पर खुश हो जाते थे। अब शायद वो कॉल करे और आप बिजी हों, अब शायद वो मैसेज करे और आप देर से रिप्लाई करें, और ये सोच ही उसके दिल को भारी कर देती है। तब उसे समझ आता है कि उसने सिर्फ आपको नहीं खोया, उसने उस इंसान को खोया जो उसे बिना शर्त चाहता था। और जब इंसान ये समझ लेता है कि जिसे उसने हल्के में लिया था वो अब उससे आगे बढ़ चुका है, तब पछतावा सबसे ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ काश बचता है। काश मैंने उस वक्त बात कर ली होती, काश मैंने ईगो साइड में रखती होती, काश मैंने उसकी कद्र कर ली होती। लेकिन काश कभी समय पीछे नहीं ले जाता। वो दरवाज़ा जो उसने खुद बंद किया था अब बंद ही नहीं, लॉक्ड है, और चाबी अब उसके हाथ में नहीं है। यही उसे समझ आता है कि कुछ मौके ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक बार मिलते हैं। जब वो दोनों खो जाते हैं तो सिर्फ पछतावा बचता है, एक ऐसा पछतावा जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से रोज़ महसूस होता है। और यही वो पल होता है जब उसे समझ आता है कि वापसी अब आसान नहीं रही और शायद मुमकिन भी नहीं रही। अगर इस वीडियो की बातों में आपको अपनी कहानी दिखी, अगर आपको लगा कि आपकी खामोशी बेकार नहीं जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िए, इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए ताकि ये बात उन लोगों तक भी पहुँचे जो आज चुपचाप दर्द सह रहे हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिए आप किस स्टेज पर हो, इंतज़ार में या आगे बढ़ने के रास्ते पर। चैनल दक्ष की पायु को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी को अपनी ताकत वापस मिल जाए। आप देख रहे हैं दक्ष की पायु। मिलते हैं अगली वीडियो में।